दोस्तों नमस्ते। सीटेट लेवल सेकंड का पेपर तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दो बार रिकॉर्ड करने के बाद लाइट जाने की वजह से खराब हो गया। इस बार देखते हैं कि शायद ये कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैं कई बार समझ रहा था, सोच रहा था कि पेपर आउट होने के बाद बच्चों का दर्द क्या होता है, कि मेहनत पूरी हमने कर ली और उसके बाद जो है वो रिजल्ट आने के नाम पे जो है वो जीरो मिल जाता है, तो ये बड़ा दुख होता है। देखिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, समझ वाले प्रश्न है, याद रखना। आराम से समझोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, याद रखना। देखिएगा, पहला प्रश्न है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादिता बिना कड़ी मेहनत के नहीं टूटेगी। कारण क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। यह शिक्षा का उद्देश्य है, समालोचनात्मक चिंतन, और जिसके अंतर्गत रूढ़िवादिता शामिल है, याद रखना। तो ये ए और बी दोनों सही है, याद रखना, और बी जो है यानी आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा क्योंकि दो बार लाइट जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि मौसम की वजह से गड़बड़ हो रहा है। आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? आंतरिक मोटिवेशन में हमेशा खुद की इच्छा से होता है, तो बाकी इन तीनों ऊपर वाले ऑप्शनों में बाह्य है, टीचर, डांट, पुरस्कार। तो व्यक्तिगत आनंद जो होता है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? इसमें प्रश्न ये है कि बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में कठिनाई होती है। ठीक है, भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिक गलत बात है, वातावरण पर डिपेंड है, अव्यवस्थित नहीं होता, सुव्यवस्थित होता है। भाषा का विकास एक संवेदनशील काल है, एकदम सही है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित तो हैं, बट जटिल रूप से संबंधित हैं, ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन ज्यादा सही है, सेंसिटिव स्टेज माना गया। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखेंगे यदि शिक्षक क्या करेगा? पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे, फिर भौतिक गलत है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे, फिर बारीकियां संपूर्ण सेंस सही है। पहले तार्किक और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पे डिस्कशन हो, फिर विचारों को सत्यापित वेरिफिकेशन करे, यानी समस्या समाधान का एक मेथड है, ये ज्यादा सटीक है। होने को भी सही है, लेकिन तीसरे में संपूर्ण अर्थ आ जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको वो देखना है कि ज्यादा बेहतर कौन सा, उससे हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल यानी मेटा संज्ञान, जो जॉन फ्लेवर ने अवधारणा दी थी, वो डेवलप करना चाहती है। मेटा संज्ञान का मतलब है स्वयं के बारे में सोचना, अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचना, याद रखना। तो इसमें बाकी में तीनों में देखोगे आपको एकदम से गलत लगेगा। एकमात्र ऑप्शन है जहां बच्चा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है कि वे स्वयं अपने अधिगम पे चिंतन करें और अपनी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करें। बाकी में दूसरों के बारे में प्रोत्साहित करना, निर्देश देना, सब गलत है। चौथा ऑप्शन, ये फिर कथन आर, भाई बहुत आए हैं कथन आर के प्रश्न। संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना को उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान के लिए कहना चाहिए, सही है। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, एकदम सही है। जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, एक शब्द से गलत हो गया। गैर उदाहरण सहायक हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में, ना कि भ्रमित करते हैं। आधा गैर उदाहरण मतलब दूसरों के, दूसरी चीजों के, ठीक है। तो इसमें ए सही है और आर क्या है? गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए सबसे बढ़िया वातावरण कौन सा होगा? देखते समझ में आ जाएगा। 3 नेगेटिव एक पॉजिटिव, सजा, प्रतिस्पर्धा, अनुबंधन, पुनर्बलन। बेस्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहां बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए सीखते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? अप्लाइड पर्सन है, उसे मंथन करने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। बाकी आप तीनों देखना, तीनों में नेगेटिविटी, उत्तर प्रदान करना, जोखिम लेना, हतोत्साहित करना, समस्या को सुलझाने के लिए, छोड़ देने के लिए कहना, पॉजिटिव। ए ऑप्शन, दिमाग ही ज्यादा नहीं लगाना। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या कहलाता है? इसमें भी एकदम अप्लाइड सा बिंदु है। बोध आधारित शिक्षण में, अंडरस्टैंडिंग लेवल शिक्षण में क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब है जहां बच्चा स्वयं रूप से उदाहरण देगा, निष्कर्ष निकालेगा, विभेदीकरण करेगा। तो बी ऑप्शन में ज्ञान का निर्माण कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। बाकी आप देखना, मानक, दूसरों पर डिपेंड, तथ्यों का प्रसारण, रटने वाली चीज, निष्क्रिय विद्यार्थी, ये सब जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेवेंट है। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको सिखाया जा सकता है, मतलब डिस्लेक्सिया। उन्हें कई प्रकार के विकर्षण एक साथ देखिए, गलत बात है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, नेगेटिव हो गया। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण, ये एकदम सही है। तो ये सबको अपने को पता है कि ऐसे बच्चों के लिए ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से इनको सुधारा जाता है, डिस्लेक्सिया। तारे जमी पे जो मूवी बनी थी उसमें इसी का प्रयोग किया गया था बाद में। कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पे भिन्न होते हैं? मतलब
गिफ्ट गॉड गिफ्ट चाइल्ड जो होते हैं वो अन्य विद्यार्थियों से कैसे डिफरेंट होते हैं? समझ की अग्रवर्ती गहन एंड डीपली नॉलेज, सीखने की तेज गति, दोनों सही हैं। समझ के लिए दूसरों पे डिपेंडेबल नहीं होते हैं, मंद बुद्धि और पिछड़े बालक होते हैं। शारीरिक विकास की तेज, देखो शारीरिक विकास जो होता है ना, उसमें प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि का कोई फर्क नहीं होता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, बाकी गलत हैं। तो ए और बी, सी ऑप्शन। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि 2 बार ही गलती होगी। श्रवण बाधिता, यानी जिन बच्चों को सुनता नहीं, उन बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने को प्रभावित करता है, एकदम सही है। बच्चों के पास तेज आवाजें करके, ये कोई जरूरी नहीं है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी जरूरी नहीं है, किसी और वजह से भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से हो सकता है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को सांकेतिक भाषा होती है चक्षु विकलांग बच्चों के लिए, इसलिए ए ऑप्शन ज्यादा सही। कई बच्चे इसमें उलझ जाएंगे, डी करके आ जाएंगे, क्योंकि सांकेतिक भाषा इनके लिए नहीं होती है। समावेशन मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं। देखो पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को वो अनुकूलन करे, उसके अकॉर्डिंग बनाए, तो समायोजन। जबकि वे किस में भिन्न है, मतलब उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें अंतर किया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, समायोजन, अनुकूलन आ जाएगा, और संशोधन सी। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? संरचनावादी में समझते हैं कंस्ट्रक्टिव, निर्मितवाद। ज्ञान व्यक्तिपरक है, एकदम सही है, क्योंकि बच्चा प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से सीखता है, सबकी गति अलग अलग होती है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करना नहीं, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करेगा। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, एकदम सही है, मल्टीप्लाई अप्रोच। शिक्षार्थी सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच से सीखता है, सही है। इसमें बी गलत है, बाकी सब सही। प्रोग्रेसिव कक्षा में विद्यार्थी, मतलब साथ में सेव कर लेना मुकेश, बीच में भी। एक प्रोग्रेसिव कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रसन्न नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन शब्द आते ही क्या होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, जॉन डीवी, बीच में सेव किया तुमने। प्रोग्रेसिव एजुकेशन शब्द आते ही कहां आएगा, जॉन डीवी, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, जहां बाल केंद्रित शिक्षा, जहां बच्चा जो है स्पेशली खुल के सीखता है, स्वतंत्र रूप से सीखता है, टीचर गौण हो जाता है, ठीक है। तो अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, खूब पूछते हैं, अधिक क्यों नहीं पूछेंगे। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, सही है, स्वयं से प्रश्न, तीनों चीजें होंगी, लेकिन एक गलत है, याद रखना। ये मैंने मैराथन में भी करवाया था, याद, बी सी डी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में प्रश्न आता ही है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ऐसे प्रश्नों में दिमाग में रखना है आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि स्पेशली हार्वर्ड गार्डनर पे प्रश्न आएगा, बाकी ये प्रश्न आएगा ही नहीं, याद रखना। तो हार्वर्ड गार्डनर रखो, बाकी चीजें दिमाग में रखनी नहीं है, ठीक है ना। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, होती है। बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एक क्यों और भी साधन है। बुद्धि बहुआयामी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब हार्वर्ड गार्डनर याद रखो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है, इन्हें सीखा जाता है। देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो भूमिकाएं होती हैं ना, उनको क्या बोलते हैं अपन, जेंडर रोल, क्या बोलते हैं, जेंडर रोल बोलते हैं, याद रखना, भूमिकाएं। और ये जो होते हैं वो स्पेशली किशोर अवस्था में समझता है बच्चा, लेकिन किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, कहीं भी इन चीजों का मतलब विकास होता रहता है। तो ये जेंडर भूमिकाएं बोली जाती हैं। तो ए ऑप्शन है, मैंने किताब में भी डाल रखी है, सेम लैंग्वेज। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्लिगन, ये लेवल फर्स्ट में सेम प्रश्न आया था, और कैरोल गिल्लिगन ने इसमें जो चीज बताई है वो यही बताई है कि ये महिलाएं नारीवादी दृष्टिकोण की उपेक्षा करता है, याद रखना। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, मतलब सेम पर्सन था लेवल फर्स्ट में, इसकी ये आलोचना, बाकी ऑप्शन पे देखना ही नहीं अपने को। किसने बुद्धि का सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सामान्य बुद्धि की आलोचना तो किसने की थी, थॉर्नडाइक ने और हार्वर्ड गार्डनर ने, और सामान्य बुद्धि का समर्थन किसने किया था, स्पीयरमैन ने, याद रखना। तो इसमें ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना, चूंकि अपने सिलेबस में हार्वर्ड गार्डनर है, पर्सन ही सीटेट में हार्वर्ड गार्डनर के आते हैं, तो क्या करना, हार्वर्ड गार्डनर। 20 नंबर का प्रश्न देखना, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या, समावेशी शिक्षा में बहुत प्रश्न आए हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या नहीं, सब अलग अलग भी होती है, डिफरेंट लचीलापन होता है। विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा केवल व्यवसाय नहीं, व्यावसायिक शिक्षा के अलावा सामान्य शिक्षा भी होती है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के लिए परिणाम स्वरूप लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आते ही दिमाग लगा देना है, लचीलापन होगा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रमाण का मतलब समझते हैं, कोई भी चीज आपको मिली, सुनी आपने, तो क्या वो सही है क्या, उसकी जांच करेंगे। किसी की कहा कही बात पे मत विश्वास कीजिए कि सर ने ऐसा बोला है क्या, सर के बारे में ये बात सही है क्या, कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रियल में ऐसा क्या, मैंने ऐसा देखा है क्या। तो ये चीज होती है प्रमाण। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्रमाण की भूमिका ये होती है। समालोचना चिंतन करने के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, इसमें अप्रासंगिक, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा नहीं,
उपेक्षा नहीं, अपेक्षा की जानी चाहिए। परमाणु को बिना विश्लेषण के, बिना विश्लेषण नहीं, विश्लेषण किया जाना चाहिए टुकड़ों में तोड़ तोड़ के कि वास्तव में सही है क्या। तो ए ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, देख लो। इसमें पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। जहां कौन और क्यों प्रश्न आ गया मतलब ये सिंपल सा है। बाकी देखना आप सब ज्ञानात्मक पक्ष रटने वाले हैं कि राजधानी कौन सी है, देश का नाम मानचित्र पर अंकित कीजिए, आपके सामने पानी कहां से आता है। तो ये तो एकदम इजी प्रश्न था, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 23 नंबर का प्रश्न, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पे जीन पियाजे और लेवाइगोस के दृष्टिकोण भिन्नता है। निश्चित रूप से भिन्नता है। वाइगोस की कहता है भाषा से संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि पियाजे कहता है नहीं, संज्ञानात्मक विकास पहले, भाषा बाद में। तो अंतर सही है, एक कथन सही है, ट्रू है। खोज अधिगम में शिक्षक अक्सर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। आर, ये देखो सही है, लेकिन इसका भाषा और संज्ञानात्मक विकास से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये दोनों सही हैं। तो ऐसे ऑप्शन में ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, ये भी कथन वाला है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं होती हैं, सभी बच्चे एक दूसरे डिफरेंट होते हैं, एकदम सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिकता और वातावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये भी सही है। तो ये तो इजी प्रश्न था। ए आर दोनों सही हैं और ए आर सही की व्याख्या करता है, सी ऑप्शन। इन प्रश्नों में कम टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको समझा रखा है मैंने। भाई बहन के रिश्ते में क्या होता है? भाई बहन का जो रिश्ता होता है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होता है, एकदम साथियों के साथ अलग होगा, माता पिता के साथ डिफरेंट होगा। बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एकदम सही है। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण नहीं, सभी जीवन भर निभाते हैं। कि सामाजिकरण में भूमिका नहीं है, माता पिता और साथियों के साथ समान संबंध, बाकी तीनों नेगेटिव हैं, समान नहीं हो सकते, डिफरेंट पाए जाएंगे। यहां तक समझने वाला पेपर आता है पूरा। महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? देखो महारत का मैंने एक मेगा टेस्ट में भी करवाया था। महारत बच्चे वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, सफलता के लिए उन्मुख रहते हैं, ठीक है ना, हमेशा अपने कार्य में मतलब एक प्रकार से दूसरों पर डिपेंडेबल नहीं रहेंगे कि हमें हर हाल में प्राप्त करना है, ठीक है ना, डरते नहीं है, याद रखना। तो और प्रदर्शन उन्मुख का मतलब है जो परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे तो नंबर आने चाहिए, नंबरों से मतलब है, नंबर टॉप कर जाएं, बाकी कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर होता है। महारत उन्मुख लक्ष्य विफलता से बचने, विफलता से कभी नहीं बचेंगे, विफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे पहले ही गलत हो गया, याद रखना। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, प्रशंसा करता ही नहीं करता, प्रशंसा प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं प्रदर्शन वाले बच्चे। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशलों कार्य जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना महारत वालों में होता है, इसलिए सी भी गलत है। महारत लक्ष्य अपने कौशलों कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, एकदम सही है। अपने से मतलब मेरे अंदर में और क्या इंप्रूव करूं, जबकि पूरा ऑप्शन दे लेना, चौथा ऑप्शन आएगा इसमें, क्योंकि बाकी तीनों तो गलत लग रहे हैं। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड, मतलब प्रदर्शन वालों का, परफॉर्मेंस वालों का केवल ये टारगेट है, हमें तो नंबर चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं। तो इनका अपने आप से मतलब नहीं होता है, ये दूसरों को दिखाने के लिए, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न सीटेट में आता है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आता, महारत वाला और प्रदर्शन वाला। 27वां प्रश्न देखना, कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की सीमा है? पियाजे सिद्धांत की सीमा क्या? संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, मतलब ही नहीं है, देता ही नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका, हाँ, बायोलॉजिकल कारकों को स्वीकार करता है। संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं लाता है, एकदम गलत बात है, ये नहीं लाता है, ये इसकी कमी है, ये वाइगोत्स की समर्थन करता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, व्यक्तिगत भिन्नता ध्यान में रखता है, इसलिए भी गलत है। तो इसमें सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा करता है। 28 नंबर का प्रश्न, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं किसको व्यक्त करती हैं? तो ये तो यूनिवर्सल स्टेज है, याद रखना। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है सीटेट में, ये यूनिवर्सल होती हैं, चाहे कोई भी बताए, कोहलरबर्ग बताए, गेरोल गिल्लिगन बताए, जेरोम ब्रूनर बताए, सबसे यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है ना, कि इसका कार्यकाल, ये इसका कार्यकाल। तो ये बाकी जेनेटिक कोड ये ध्यान नहीं देना है, ये सेम प्रश्न आया हुआ सीटेट में, इसलिए मैं ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। सी ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल पैटर्न को फॉलो करती हैं और ये सभी के अकॉर्डिंग एक जैसी होती हैं। बस कार्यकाल अलग बता देते हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व संक्रियात्मक। लेवाइगोस्की का मानना था कि विकास किसका परिणाम होता है, इतना इजी प्रश्न है, सामाजिक संपर्क के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब वाइगोस्की और पियाजे पे दुनिया भर के प्रश्न पूछे हैं इन लोगों ने। अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता जो की कक्षा 7 की शिक्षिका अपने क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर को बुलाती है और एक पुरुष नर्स को बुलाती है। ये जेंडर वाला प्रश्न आया है, ये उल्टा पूछा है।
भाई नर्स में अमूमन अपन कल्पना करते हैं कि महिला होती है, और प्रोफेसर कौन होता है, जेंट्स होता है। तो ये जेंडर वाले मुद्दे पे चर्चा करने, ताकि लोगों को लगे कि जरूरी नहीं है कि महिलाएं नर्स हो, पुरुष भी नर्स हो सकता है, मेल नर्स हो सकता है। और प्रोफेसर केवल जेंट्स ही नहीं होते, महिला भी होती हैं, वो दोनों को बुलाती है। एकदम सही है। जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है, गलत बात है। जन्मजात थोड़ी है, तो समाज पैदा करता है, याद रखना। तो ये ए सही है और आर क्या है, गलत है। ए तो सही है, जिससे जेंडर वाला कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर होगा। बाकी बी गलत है, क्योंकि ये जन्मजात नहीं है, समाज थोपता है, बनाता है धारणाएं, और लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं। 30% है, थोड़ा सा फास्टली करवाया है, लेकिन मौसम की प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में करवाया, क्योंकि पहले 2 वीडियो मैंने बनाए थे लेकिन वो हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।